आप सभी को नमस्कार। जन सुलभ के इस आयोजन में एक स्मृति आयोजन जन सुलभ का ये लगातार चल रहा है और मुझे बताया गया है कि ये इसकी 10वीं कड़ी है और शायद आखिरी कड़ी है। इस महामारी के दौर में हमने बहुत से अपने साथियों को, अपने वरिष्ठ रचनाकारों को खोया। ऐसा भयावह आक्रांत ये समय कि इस पर बात भी हो तो कैसे। मंजूर साहब पे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल भी है और इस लिहाज से भी कि जब उनको याद करता हूँ तो बहुत सी बातें याद आती हैं और यकीन नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं है। बहुत पहले जब कॉलेज में मैं पढ़ता था तो हमारा एक मित्र जो इसी तरीके से पढ़ने लिखने की चीज़ों में रुचि लेता था, कहीं से वो जानता था कि मैं भी किताबें पढ़ता हूँ। ये बात होगी 90 की या 91 की और उस समय उसने मुझे सूखा बरगद जो उपन्यास है वो मुझे वो ला करके उसने दिया था और इस तरीके से मैं मंजूर साहब से जुड़ा। उनको जानने की एक शुरुआत जो है वो इस तरीके से हुई और उस उपन्यास को पढ़ते हुए ये हमेशा मुझे लगा कि आज भी हमारे बीच की एक बड़ी रचना जो है वो उपन्यास है सूखा बरगद। किस तरीके से एक समाज, एक बिल्कुल ऐसी दुनिया जो कई बार लगता है कि हम उन्हें अपने आसपास देखते हैं पर हम शायद उनसे उतने वाबस्ता नहीं, उनको हम उतना जानते नहीं। उनकी रवायत, उनकी दुख, उनकी परेशानियाँ, उनका जीवन और जो एक पूरा लोकेल है उस उपन्यास में, जो कि उसकी तमाम इमारतें, तमाम तरीके के उसमें जो चीज़ें हैं वो हमको दिखती हैं, लेकिन इतना अलहदा, इतना अलग जो है उसकी जो दुनिया है वो होते हुए भी उसमें एक किस्म की सार्वभौमिकता या कहें कि एक ऐसी चीज़ है कि उसके पात्रों से, उसकी संवेदनाओं से, उसमें जो कुछ भी बरता गया है, जिस तरीके से बरता गया है, जो कि मंजूर साहब की लेखन के क्राफ्ट की एक खूबसूरती है, उससे हम अपने आप को जोड़ते चले जाते हैं। कहीं से भी वो एक अलहदा सी बात कम से कम इस लिहाज से नहीं लगती कि वो दुनिया और वो जो लैंडस्केप है वो जिससे हम उतने वाबस्ता नहीं हैं, वो जो है इतना अलग है। वो कहीं ना कहीं अपना हमारी अपनी दुनिया का एक हिस्सा बनता चला जाता है। इसके बाद में रमज़ान में एक मौत जो है शायद 2001 के आसपास जो है उसको मैंने पढ़ा था और तभी से मैं उनके लेखन का बड़ा मुरीद रहा। और फिर उसके बाद में फ़ोन पर जो है मंजूर साहब से बात होती रहती थी, क्योंकि नौकरी ऐसी है कि तमाम जगह घूमते रहते थे, पर फ़ोन की जो सुविधा थी जो कुछ बाद में ही आई और उससे जो है उनसे बातचीत करना, उनसे कुछ ऐसा शुरू हुआ। मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा ही ये मानता हूँ कि खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत सी
ऐसी किताबों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे बताया। सामान्यतः होता यह है कि कई बार रचनाकार और दूसरे हमारे साथी हमें कई किताबें बताते हैं, और कई बार ये भी होता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि यार ये किताब जो है वो बात बनी नहीं, और हम उसको शायद पूरा पढ़ नहीं पाते। लेकिन मंजूर साहब इस मामले में बड़े ईमानदार थे। उन्होंने मुझे जो किताबें बताई कई, मुझे याद आता है कि कोएट्ज़ी का डिस्ग्रेस जो है वो मैंने उनकी ही सलाह पर पढ़ा था, और नगीब महफूज की जो उपन्यास है द पैलेस ऑफ डिज़ायर्स, वो भी उन्होंने मुझसे कहा था पढ़ने के लिए, और भी कई किताबें हैं। और वो बड़ी अच्छी और बड़ी ऐसी किताबें जो इस लिहाज से कि एक लेखक को, एक रचनाकार को जो लिखने का काम कर रहा है पढ़नी चाहिए, उस लिहाज से बड़ी उम्दा और बेहतरीन किताबें वो जो है मुझे सजेस्ट करते थे। और जैसा कि होता है कि जिस लेखक के लेखन से आप इस तरीके से वाबस्ता हों और उससे आप गुज़रते रहे हों और वो आपको बहुत अपील करता हो, तो ये लगता है कि इससे कभी मुलाकात की जाए, मुलाकात हो। तो मुझे वो दिन भी याद आता है जब मंजूर साहब से पहली मुलाकात हुई थी। भोपाल में स्वराज भवन में एक आयोजन था, कविता पाठ का आयोजन था, और स्वराज भवन से नीचे सीढ़ियां हैं, थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं, ऊपर तक आती हैं वो। तो नीचे से एक सज्जन जो हैं वो आ रहे थे, अधेड़ उम्र के, बड़े ही खूबसूरत बड़ी खूबसूरत शख्सियत, जिसे देख के आपको लगे कि मतलब जिसे देख के आप फिर आप उसकी तरफ देखते हैं, जिसको देख के देखने का मन करता है, ऐसी शख्सियत। और मंजूर साहब की चाल में जो है एक किस्म का जो है बेफिक्री कह लें या कहें मस्त मौलापन जिसको हम कहते हैं, वो उनकी चाल में था। तो ऐसी उनकी चाल। एक कहानीकार हूँ तो इसलिए इन सब चीज़ों पर निगाह जाना बड़ा स्वाभाविक है कि कोई किस तरीके का दिखता है, कैसी उसकी चाल है, कैसे वो बात करता है, उसका जो जेस्चर है वो कैसा है, देखता किस तरीके से है, ये चीज़ों पे ध्यान जाता ही है। तो उन पर मेरा ध्यान गया कि ये सज्जन कौन है। तो जब वो ऊपर आए तो मंजूर साहब की फ़ोटो मैंने देखी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये तो वही हैं। फिर भी मैंने कहा कि कंफर्म कर लिया जाए। तो हमारे जो साथी थे उनसे किसी से मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया अरे ये तो मंजूर साहब हैं, तुम कभी मिले नहीं हो क्या, आओ मिला देते हैं। तो ऐसे करके उनसे परिचय हुआ। और मुझे याद आता है कि पहले ही परिचय में जो एक कहते हैं कि एक वरिष्ठ लेखक कहानीकार और एक कनिष्ठ कहानीकार के बीच में जो एक कहीं कुछ ऐसा होता है, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा तुम, बोले यार वो तो तुमसे बात होती थी, बोले तुम्हारी कहानी पहल में आई है, 20 बार छपी है। तो इस तरीके का जो है उनसे जो है वो पहली मुलाकात जो है वो हमेशा मुझे याद रहती है। अब भोपाल में किस्मत से मैं करीब 2.5 साल रहा, और ये समय ऐसा समय था कि मंजूर साहब से अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। किसी आयोजन में जो है या तो स्वराज भवन में या भारत भवन में या हिंदी साहित्य संस्थान के भवन में, यहाँ सामान्यतः उनसे मुलाकात होती थी। और कभी कभी हम चले जाते थे उनके घर में। कोई इस तरीके का नहीं कि कोई त्यौहार है या कोई कुछ है या कुछ है, ऐसा नहीं। कभी भी मन किया तो बात कर लिए, तो वो जो है उनके घर पहुंच जाते थे। नीचे वहाँ पे फर्नीचर की कुछ दुकानें थीं, और किनारे से एक रास्ता जो है ऊपर को जाता है, और वहाँ पर उनका वो कमरा, उनका घर, और एक छोटी सी उनकी जो है बैठक से लगी हुई एक जगह थी जहाँ पर उनकी किताबें और तमाम उनकी दूसरी चीज़ें वहाँ रहा करती थीं, और वहाँ उनके साथ बैठना होता था। कई दर्जनों मुलाकातें, सैकड़ों मुलाकातें उनसे वहाँ पर हुई, उनसे बैठ के बातें हुई। और
उस दरमियान मैंने दास्तान लापता और बशारत मंजिल भी पढ़ा था, और कई तरीके की बात उनसे होती थी। मुझे याद आता है कि सूखा बरगद का जो अनुवाद हुआ था, शायद परमिंदर सिंह या किसी ने उसका अनुवाद किया था, द डाइंग बैनियन करके, तो वो अनुवाद मुझे कुछ लगता था कि उसको शायद और अच्छा बनाने की ज़रूरत थी उस अनुवाद को। तो उस पर उनसे कई बार बात हुई। मतलब वो जो है अंग्रेज़ी के स्लैंग्स और जिस तरीके के फ्रेज़ विकसित किए जाने चाहिए थे, क्योंकि उपन्यास इतना खूबसूरत है वो सूखा बरगद, मुझे लगता है कि दूसरी भाषा में उसको ले जाने पर उसके साथ कितना कोई न्याय कर सकता है, ये भी एक अपने आप में उसको लेकर के प्रश्न रहा है। और ये जो बात थी, इस पर उनसे काफ़ी बात होती थी कि जो लोकेल है उस लोकेल का सार्वभौमिक होना, मतलब वो लोकेल जो है वो लोकेल सिर्फ एक जो है वहीं तक नहीं है, मतलब उनका रचना संसार जो है, ये जो 3 उनकी रचनाएं हैं जिनमें वो बार बार दिखता है, वो सिर्फ वहीं स्टिक होकर के नहीं है कि वो उसी लोकेल में और उसी दुनिया में वो जो है सीमित है। वो कहीं ना कहीं उस लोकेल को तोड़ता है। लोगों की उनकी जो उसके पात्र हैं, उन पात्रों की जो परंपराएं हैं, जिस तरीके से उनका जीवन जीने का तरीका है, जो उनके अपने तरीके हैं, अपना जो उनका शऊर है, उस शऊर से अलहदा जा करके, उससे थोड़ा अलग जा करके वो उपन्यास एक तरीके से वो चीज़ें जो हैं एक तरीके से जो है वो उसको तोड़ के वो एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि आप भले उस समाज से वाबस्ता ना हो, उसकी ज़रूरत भी नहीं, और आप शुरू से ही उस रचना में ऐसा आपको लगने लगता है कि जैसे कि आप उस दुनिया में हैं और उससे आप जुड़ चुके हैं। ये एक बड़ी बात जो है मुझे उनकी रचना में लगती थी, और इस पर कई बार उनसे बात हुई, खास करके जो क्राफ्ट उनका था उसको लेकर के बात उनसे होती थी। और एक ऐसी शख्सियत जिसे मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा तो बात वो नहीं करते थे, और ये था, मैंने देखा कि सार्वजनिक जगहों पर मैंने उन्हें थोड़ा कम बोलते हुए देखा। हम लोग ही खींच ले जाते थे कई बार कि बोले चलो आपसे कुछ सुनना है, आप अपनी कुछ बात बताइए, तो ये होता था। लेकिन अकेले में जब बैठते थे तो बहुत सी बातें हुआ करती थी, और वो ये बात कहा करते थे कि बोलने और लिखने में जो है वो एक अपना फ़र्क होता है, और बस यही कि लिखना है। और बोलते थे कि बोलने में मतलब उनके साथ था, और वो जो भी था हम लोग खींचते थे और अपने तरीके से उनको ले आते थे, लेकिन उनके साथ बैठने का अपना जो सुख है, बात करने की जो उनसे बात करने का जो एक सुख रहा, वो निश्चित तौर पर एक ऐसी चीज़ है कि तमाम बातें याद आती हैं, और अद्भुत मैं कह सकता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि वो मध्य पूर्व और यहाँ के इतिहास को लेकर के बहुत कुछ चीज़ें वो कर रहे थे, कुछ काम उनको करना था, जिस पर उनकी कुछ योजना थी, और बड़ी ही शिद्दत के साथ वो उन किताबों को और उन चीज़ों को दिखाया करते थे जिसको लेके वो काम कर रहे थे। उनके कमरे में एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी रहती थीं उसी से संबंधित। इसमें बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था, तुर्क लोग जो थे, उनसे संबंधित। ये मुझे बड़ा अद्भुत लगता था कि एक लेखक इस तरीके से चीज़ों को अपने कमरे में लिख के रखता है, और फिर उससे जो है वो कुछ बातें निकालता है या कुछ बातें उसके जहन में आती हैं। ये अपने आप में एक बात बड़ी अलग किस्म की बात थी, और गजब की उनकी स्मरण शक्ति। मतलब ये ज़रूर था, हमारे कई साथी भी बोलते थे, और ये लगता था कि शायद उन्हें कोई चीज़ें कुछ बातें उस तरीके से याद नहीं रहती, लेकिन
मुझे लगता है कि जो व्यक्ति चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, वो बड़ी शिद्दत से सुनता है। तो मंजूर साहब बड़ी शिद्दत से बातों को सुना करते थे, और ये शायद वजह रही हो कि बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें उनकी स्मृति में रहा करती थी। मुझे याद है कि एक बार जब उनके पास में बैठा था तो फ़ोन आया उनके पास में, और वो एकदम से चौंके, बोलने लगे, अरे कृष्णा जी आप? तो कृष्णा सोबती जी का फ़ोन था, और आधे पौन घंटे करीब मुझे लगता है वो बात करते रहे, और पता नहीं दुनिया जहान की बातें, कब की कहाँ की बातें। तो एक पुरानी चीज़ों की जो एक याद है, स्मृति है, जो सुनने का जो एक वो है कि भाई सुना, ध्यान दिया और चीज़ें कहीं रह गईं जहन में, मन में, वो एक बड़ी अद्भुत चीज़ जो है वो उनमें थी। बड़े ही शानदार इंसान, जीवन को जीने की और बहुत जो छोटी और बड़ी जो चीज़ें उन्हें महत्वपूर्ण लगती थी, उन चीज़ों को संजोने की जो एक ललक उनमें जो थी, और अद्भुत थी, ये मैं कह सकता हूँ। ये भी मुझे शायद कहना चाहिए कि उन्होंने बड़े इत्मीनान से और बड़े धैर्य के साथ वो चीज़ों को लेते थे और करते थे, अपना काम करते थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सूखा बरगद शायद 86-87 के आसपास शायद आया, और फिर उसके बाद उनका दूसरा उपन्यास जो है वो 8 या 10 साल बाद आया। तो बड़ा उसके ऊपर में वो बड़ी मेहनत किया करते थे। उनके कमरे में पन्ने जो हैं वो पेज लगी हुई एक दफ्ती जो है, और उस पर उनका लिखा हुआ वो वहाँ रहा करता था। पिछली बार जब वो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उसके बाद मैं मिलने उनसे गया था, और वो उस बीमारी से निकल आए थे और बड़े खुश थे, और उनको लग रहा था कि अब ये सारा काम वो करेंगे, और उसमें वो लगे हुए थे। और अब उनके लिए थे शब्द का प्रयोग करना ही मुझे इतना अजीब लगता है कि ऐसा लगता है जैसे अभी भोपाल जाएंगे तो वो वहीं पे मिलेंगे, ऊपर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे तो मंजूर साहब होंगे। यकीन नहीं होता। ये बात है, और मुझे लगता है कि ऐसे मौक़ों पर, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा कुछ कहने का कुछ होता नहीं। उनको जानने का शायद एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्होंने जो लिखा है वो ही मुकम्मल एक ऐसी चीज़ है। उनका कहानी संग्रह है तस्बीह, तमाशा, और रमज़ान में मौत तो चर्चित किताब उनका शायद पहला वो रहा है। इनसे गुज़रना, इनसे जो है निकलना, इसको समझना, जानना, मुझे लगता है मंजूर साहब को हम इस तरीके से देखते आए हैं और इस तरीके से देखते रहेंगे। वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। मंजूर साहब का जो काम है वो आगे आने वाले सदियों तक वो चीज़ याद की जाएगी, क्योंकि वो इस तरीके का काम किया उन्होंने और करते थे वो इस तरीके का काम। एक लेखक जैसा होता है, मतलब एक जैसे हमें लगता है कि एक लेखक की जो बनक जैसी एक होती है, बिल्कुल वैसा ही। और कहीं कोई जो है जैसे थे वैसे थे, ये मैंने उनको देखा, समझा। तो इतनी ही बात मैं कहूँगा कि कई बार कि अब बात चल रही है, उनको याद कर रहे हैं, तो कई चीज़ें
याद आ रही हैं, कई बातें याद आ रही हैं कि किस तरीके से जो है उनसे मुलाकातों का सिलसिला था, किस तरीके से उनसे बातें होती थी तमाम चीज़ों को लेकर के। और मेरे ख़्याल से इतना ही पर्याप्त है, और फिर कभी जो है इस पर और बात करेंगे। शुक्रिया आप सबका।